स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के चुनिंदा प्रश्नों की तीसरी सीरीज में आज हम सभी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे भी गए हैं, उन्हीं का इसमें कलेक्शन आपको दिखेगा। आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को भी डिस्क्रिप्शन में जा करके आप देखेंगे तो लिंक आपको मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी PDF होगा वो सारे आपको मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, तुलसीदास के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 8, 10, 12, 20। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 12। तुलसीदास जी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या 12 है। यह RPSC कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में 2014 में पूछा भी गया है। आगे देखते हैं कि तुलसीदास जी के बारे में। कि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो रामचरितमानस प्रबंध काव्य है, अवधी बोली में लिखा गया है और इसमें कुल 7 कांड हैं। बरवय रामायण मुक्तक शैली में लिखा गया है, अवधी बोली में, इसमें भी 7 कांड हैं और यह बरवय छंद में लिखा गया है, इसलिए इसका नाम बरवय रामायण है। गीतावली जो गीति काव्य है ब्रज भाषा में लिखी गई और इसमें 7 कांड हैं। आप इन रचनाओं के साथ साथ रचनाओं के प्रकार कि प्रबंध हैं कि मुक्तक हैं कि गीति काव्य हैं और उनकी बोलियां, जिन बोलियों में वो लिखी गई हैं, उन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि बरवय रामायण किस बोली में लिखी गई है, या रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, कवितावली की भाषा कौन सी है। तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो इस दृष्टि से ये कलेक्शन आपके सामने है, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। कवितावली मुक्तक प्रकार का है और इसकी भाषा ब्रज भाषा है और इसमें भी 7 कांड हैं। तो कुल शुरुआती 4 रचनाओं में आप देखेंगे कि 7 कांड हैं इनमें। तो ये भी प्रश्न बनता है कि तुलसीदास की कितनी रचनाओं में 7 कांड आए हैं। तो 7 कांड इन चारों रचनाओं में हैं, आप इन्हें कैटेगराइज कर लीजिएगा। 2 अवधी बोली में हैं, 2 ब्रज भाषा में हैं। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की बहुत प्रसिद्ध है, यह गीति काव्य है और इसकी भाषा ब्रज है। दोहावली मुक्तक प्रकार का है और यह भी ब्रज भाषा में है। रामाज्ञा प्रश्न मुक्तक शैली की है अवधी भाषा में और यह एक ज्योतिष ग्रंथ है, रामाज्ञा प्रश्न। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, रामाज्ञा प्रश्न ज्योतिष ग्रंथ है। रामलला नहछू अवधी लोकगीतों की शैली पर रचा गया है। ये इनके कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ थे जिन्हें आप ध्यान में रखिएगा। और महत्वपूर्ण तथ्यों में हम देखते हैं कि रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगे। आगे एक प्रश्न और जो बनता है रामचरितमानस से कि रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं उनके क्रम क्या हैं। इन क्रम को भी आप देख लीजिएगा, पूछ लेता है अयोध्या कांड किस क्रम पे है, अरण्य कांड किस क्रम पे है। तो पहला कांड जो है वह बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, फिर 5वां सुंदर कांड, फिर 6वां लंका कांड और अंतिम उत्तर कांड है। आपको कवितावली में भी उत्तर कांड मिलेगा जिसमें कि उस दौर की जो विभीषिका थी, महामारी थी, जो भी अत्याचार थे, कलयुग का प्रभाव था, उसका वर्णन उसमें मिलेगा। अब और महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वह है तुलसीदास जी की प्रथम रचना अगर पूछ ली जाए तो वह है वैराग्य संदीपनी और अंतिम रचना कवितावली। और इसी कवितावली के अंतर्गत तुलसीदास जी ने अपनी जो बाहु में जो पीड़ा हुई उसके लिए जो एक हनुमान जी से याचना प्रार्थना के रूप में जो कुछ लिखा उसे हनुमान बाहु कहते हैं और परिशिष्ट के रूप में वह कवितावली में ही छपी हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधनावस्था कहा है। ध्यान रखिएगा, सिद्धावस्था नहीं, साधनावस्था का काव्य माना है। किसे? रामचरितमानस को। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। रामचरितमानस का हृदय स्थल अयोध्या कांड। अयोध्या कांड की चित्रकूट सभा, जहाँ पर सारे राम भगवान के सारे जो प्रियजन थे वो अयोध्या से चल करके उनसे मिलने जाते हैं। चित्रकूट में जो सभा होती है
उसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक आध्यात्मिक घटना माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा है। बच्चन सिंह और लाला भगवान सिंह ने इन्हें रूपकों का बादशाह कहा है। नाभादास ने इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। ग्रियर्सन ने इन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको इन्हें ज़रूर याद रखना चाहिए, परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस को सबसे पहले रसखान को सुनाया था। सबसे पहले रामचरितमानस को उन्होंने रसखान को ही सुनाया था। तो ये पहले प्रश्न के अंतर्गत हमने इतने तथ्यों की बात की। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आए और आपके लिए उपयोगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपनी राय भी बताइएगा कमेंट में। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रथम आचार्य किसे माना है। ऑप्शन है केशवदास, भूषण, जसवंत सिंह, चिंतामणि। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि को रीतिकाल का प्रथम आचार्य माना है। अब चिंतामणि के बारे में थोड़ी सी बात और जान लेनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। चिंतामणि जी रसवादी आचार्य थे। इनकी गणना रीतिबद्ध कवियों में होती है। ठीक, चिंतामणि जी की गणना रीतिबद्ध कवियों में होती है और ये रसवादी आचार्य हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए। मतीराम और भूषण चिंतामणि जी के छोटे भाई थे। चिंतामणि जी की जो प्रसिद्ध रचना है वह है कविकुल कल्पतरु। ये बहुत प्रसिद्ध रचना चिंतामणि जी की है, कविकुल कल्पतरु। डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाल का प्रथम आचार्य केशवदास जी को मानते हैं। अभी शुक्ल जी चिंतामणि को मानते हैं और नगेंद्र जो हैं वो रीतिकाल के प्रथम जो आचार्य हैं उन्हें केशवदास जी को मानते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन कहे गए हैं। ऑप्शन है सेनापति, गंग कवि, केशवदास, बनारसीदास। इसका सही उत्तर है सेनापति। सेनापति ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। अब सेनापति के बारे में भी जान लेते हैं। सेनापति ब्रज भाषा के कवि थे। इनका जन्म 1589 ईस्वी में 1589 में हुआ। शुक्ल जी ने लिखा है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। इसी पंक्ति के आधार पर यह प्रश्न बना है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा कि यह पंक्ति किसने कही है। सेनापति के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। सेनापति जी की दो रचनाएं प्राप्त होती हैं। पहला कवित्त रत्नाकर, इसमें रामकथा का वर्णन है। दूसरा काव्य कल्पद्रुम, यह रीति ग्रंथ माना जाता है। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कविकुल कल्पतरु चिंतामणि जी की रचना थी और यहाँ पर हम देख रहे हैं सेनापति जी की रचना है काव्य कल्पद्रुम। तो कन्फ्यूज़न न हो, आप दोनों रचनाओं को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इन सारे पॉइंट्स के आप नोट्स बना लीजिएगा तो बेहतर होगा। कहीं आप नोट डाउन करेंगे तो आपको आसानी होगी। अगला प्रश्न, कबीर दास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या है। भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या है। ऑप्शन है वेदांत का प्रभाव, सूफी सत्संग का प्रभाव, अन्योक्ति का प्रभाव, ज्ञान मार्गी चिंतन का प्रभाव। इसका जो सही उत्तर है वह है सूफी सत्संग का प्रभाव। कबीरदास जी के काव्य में जो भावात्मक रहस्यवाद है उसका कारण सूफियों का सत्संग है, उनका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा है। शुक्ल जी इस विषय में लिखते हैं, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। तो इससे यह पुष्ट हो जाता है, आपके प्रश्न का जो उत्तर है वह पुष्ट हो जाएगा शुक्ल जी के कथन से। तो आप इसे बहुत क्लियरली देख लीजिए। अगला प्रश्न है, आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नामकरण किसने किया है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, शिव प्रसाद सिंह, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है राहुल सांकृत्यायन। आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नामकरण राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया। देख लेते हैं कि और लोगों ने क्या नामकरण किया आदिकाल का।
बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। चारण काल ग्रियर्सन ने कहा है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। आचार्य शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का जो समय है वह संवत 1050 से 1375 तक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपको 5 प्रश्नों के माध्यम से कई सारे अन्य तथ्य भी प्राप्त हुए हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखिए, परीक्षाओं में ये आपको बहुत उपयोगी होने वाले हैं। और एक सूचना ये है कि आप टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आसानी हो आपको PDF प्राप्त करने में। और दूसरे प्लेलिस्ट में लगभग सभी कवियों और रचनाकारों के ऊपर अलग अलग वीडियो हमने बनाए हुए हैं, तो आप उन पर जा कर के सारे पॉइंट्स वहाँ पे पढ़ सकते हैं। बहुत धन्यवाद।